नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका ट्रैवलर इंसान में। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो जी हां, आज मैं आपको वैष्णो देवी का कंप्लीट टूर प्लान बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो कृपया वीडियो को स्किप न करें ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैष्णो देवी कैसे पहुंचे। तो पहुंचने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्लाइट का। तो सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो जम्मू का अपना एयरपोर्ट है, जहां से वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा की दूरी 50 किलोमीटर है, जहां आप प्राइवेट कैब से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं। जम्मू एयरपोर्ट से कटरा आने तक का खर्चा आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 100 रुपए और प्राइवेट कैब से लगभग 1200 रुपए का खर्चा आएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है रेल मार्ग का। तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कटरा का अपना रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें नहीं रुकती हैं। सबसे सही ऑप्शन है जम्मू रेलवे स्टेशन का। जम्मू रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े शहरों से ट्रेन से वेल कनेक्टेड है। जम्मू तक आप ट्रेन से आ सकते हैं और उसके बाद फिर आप वहाँ से बस स्टैंड है, बस स्टैंड से बस से या फिर प्राइवेट कैब से कटरा तक पहुँच सकते हैं, जिसका खर्चा वही 1200 रुपए के आसपास और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लगभग 100 रुपए है। तीसरा ऑप्शन है बाई रोड। बाई रोड आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर आ सकते हैं या फिर अपनी बाइक से भी आप वैष्णो देवी आ सकते हैं। बहुत सारे बाइकर वैष्णो देवी अपनी बाइक से भी आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वैष्णो देवी कब पहुंचे। तो वैसे यात्रा और दर्शन पूरी साल चलती रहती है, 24 घंटे चलती रहती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रेनी सीजन में ना आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही भारी बारिश होती है और बारिश में पहाड़ों में लैंडस्लाइड की संभावना अधिक बनती है। रेनी सीजन यहाँ हाफ जून के बाद और सितंबर तक होता है, जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है। इसमें आप ना आए तो बेहतर होगा। अक्टूबर का महीना नवरात्रा का होता है, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप इसे अवॉइड कर दें। सबसे बेस्ट टाइम आपका होता है नवंबर से लेकर मार्च तक का। इसमें ज्यादा रश भी आपको नहीं मिलेगी और बाकी सारी सीजन भी ऑन नहीं होती है, तो उस समय आपको सारी चीजें बहुत सस्ती मिलेंगी। यहाँ रूम्स की अवेलेबिलिटी अच्छी प्रकार से होंगी, खाने पीने की तो ऐसे भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अप्रैल से जून तक का जो महीना होता है, उसमें बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, गर्मी की छुट्टियाँ, तो उसमें भीड़ ज्यादा होती है। उसमें भी आप आ सकते हैं, लेकिन उस समय थोड़ा सा आपको रश देखने को मिलेगा। यदि आप स्नो के शौकीन है तो आप दिसंबर के लास्ट वीक से लेकर फरवरी के फर्स्ट वीक में आएंगे तो यहाँ आपको ऊपर स्नो भी देखने के लिए मिलेंगी, और आपकी किस्मत अच्छी रही तो स्नोफॉल भी मिल सकती है। अब देखते हैं यहाँ रहने की व्यवस्था। तो रहने के लिए आपको जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बिल्डिंग्स मिल जाएंगे। उसमें आपको डॉर्मेट्री बेड्स 100 से 150 रुपए में और रूम 700 रुपए से लेकर 1750 तक के रूम्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैं जम्मू रुकने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप जब भी रुके तो कटरा में रुकें। कटरा में भी आपको श्राइन बोर्ड्स के बिल्डिंग्स मिलेंगे, वहाँ भी आपको डॉर्मेट्री बेड्स और रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट होटल्स भी काफी मात्रा में हैं, जो आपको 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए के आसपास तक आपको होटल्स मिल जाएंगी। बाकी यात्रा के दौरान भी आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से अर्धकुंवारी में, सांझी छत में और भवन पे रहने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जिसमें आप अपना रूम बुक कर सकते हैं, डॉर्मेट्री बेड बुक कर सकते हैं। भवन के पास फ्री में भी रुकने की अच्छी व्यवस्था की गई है। अब बात कर लेते हैं भोजन की व्यवस्था की। तो खाने पीने की इस प्लेस पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको सारे नॉर्थ इंडियन फूड्स यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा कुछ स्टॉल्स ऐसे भी हैं जहाँ साउथ इंडियन फूड भी अच्छे मिलते हैं। आपको हर प्रकार के रेस्टोरेंट्स और ढाबास आप यहाँ पे मिल जाएंगे, जो 50 रुपए में भी आपको भरपेट भोजन कराने वाले होटल्स हैं, और अच्छी खासी रेस्टोरेंट्स भी यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा यात्रा ट्रैक में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत सारे भोजनालय और टॉयलेट्स की व्यवस्था रास्ते में की गई है, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। हर जगह खाना पानी की व्यवस्था पूरी तरह से है। रास्ते में आपको जगह जगह दुकानें मिल जाएंगी, जहां अपने जरूरत की सामान आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं यात्रा की। तो वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक की लंबाई पुराने रास्ते से 14 किलोमीटर और 2 किलोमीटर ऊपर भैरव घाटी के लिए
और नए रास्ते से जो कि ताराकोट मार्ग है वहां से 16 किलोमीटर और प्लस 2 किलोमीटर भैरव घाटी के लिए आपको चढ़ाई करनी पड़ती है। इस चढ़ाई को करने के लिए सबसे पहले हमें एक यात्रा पर्ची की जरूरत पड़ती है, जो कि कटरा बस स्टैंड के पास आपको मिल जाएंगी। यात्रा पर्ची की सर्विस बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। बस आपको यात्रा पर्ची काउंटर पे जाना है, वहां आपको अपना नाम बताना होगा, आपकी एक फोटो ली जाएगी, उसके बाद आपको एक यात्रा पर्ची दे दी जाएगी। यात्रा के समय बाणगंगा चेक पोस्ट और ताराकोट मार्ग में चेक पोस्ट के बाद यात्रा पर्ची आपको स्कैन कराना होगा, जिससे आगे की यात्रा आप कर सकते हैं। यात्रा पर्ची की सुविधा आपको ऑनलाइन भी मिलती है, आप ऑनलाइन भी यात्रा पर्ची ले सकते हैं। ऑनलाइन यात्रा पर्ची की वैलिडिटी 24 घंटे, जबकि जो आप काउंटर से पर्ची लेते हैं उसकी वैलिडिटी 6 घंटे होती है और इस समय के अंतराल में आपको चेक पोस्ट पार कर जाना होगा। कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा तक जाने के लिए या फिर ताराकोट तक जाने के लिए हम ऑटो का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें बाणगंगा चेक पोस्ट जो पुराने रास्ते वाला है वहां तक जाने में हमें 160 रुपये पे करना पड़ेगा और नए रास्ते में ताराकोट जाने के लिए हमें 210 रुपये पे करना पड़ेगा 3 से 4 लोगों के लिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यात्रा करने के 2 रूट हैं, तो जब आप पुराने रास्ते से चढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी स्टीफ चढ़ाई है, खड़ी ढलान है। इसके लिए आपको यात्रा के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि आप घोड़े या खच्चर से यात्रा कर सकते हैं। उसके अलावा आप पालकी की सर्विस ले सकते हैं, अपने सामान के लिए आप पिट्ठू ले सकते हैं, या फिर आप हेलीकॉप्टर से भी वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। बाणगंगा चेक पोस्ट के आगे से घोड़े या खच्चर की सर्विस लेने के लिए आपको 1300 रुपये लगभग पे करनी पड़ सकती है। पालकी की सर्विस आप लेते हैं तो 3450 रुपये पे करने पड़ेंगे, और यदि आप हेलीकॉप्टर की सर्विस लेते हैं तो हेलीकॉप्टर की सर्विस आपको एक हेलीपैड है जो कटरा बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां से आपको हेलीकॉप्टर मिलेगी, जिसकी वन वे जो चार्ज लगती है वह है 1800 रुपये। दोनों तरफ के लिए आपको 3600 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये पालकी, पिट्ठू या घोड़े जो भी सर्विस आप लेते हैं वो आपको बाणगंगा चेक पोस्ट से लेकर और भवन तक की सर्विस आपको देते हैं। वहां से ऊपर भैरव घाटी जाने के लिए सर्विस इसमें इंक्लूड नहीं होती है। जब पुराने रास्ते से हम चढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो मंदिर आता है वो आता है बाणगंगा मंदिर। उसके बाद हमें चरण पादुका के दर्शन होते हैं। चरण पादुका के बाद एक बड़ा पड़ाव आता है जिसे अर्धकुंवारी के नाम से जानते हैं। वहाँ एक गर्भजून गुफा है जिसमें आपको गुफा में अंदर जाकर दर्शन करने होंगे। बाणगंगा से अर्धकुंवारी की दूरी 6 किलोमीटर है। यहाँ हमारी आधी यात्रा खत्म हो जाती है। आप केवल बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक के लिए भी घोड़े खच्चर ले सकते हैं, जो आपको आधे रेट में मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ से भी आपको 2 रास्ते मिलेंगे चढ़ाई करने के लिए, एक नया रास्ता और एक पुराना रास्ता। नया रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा स्टीफ नहीं है, उसमें चलने में आसानी है, और सबसे बड़ी बात है कि उस पर आपको बैटरी कार की सुविधा मिलती है जो 350 रुपये आपसे चार्ज करती है और आपको भवन के पहले ले जाकर छोड़ देती है, यानी भवन से लगभग आधा किलोमीटर पहले। नए रास्ते में घोड़े खच्चर नहीं चलते हैं, जो घोड़े खच्चर का रूट है वो पुराने रास्ते से है। यदि आप कटरा से ताराकोट मार्ग से आते हैं तो आपको भवन तक का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ताराकोट मार्ग की जो चढ़ाई है वो ज़्यादा स्टीफ नहीं है, उतना ज़्यादा ढलान नहीं है, आपको चढ़ने में आसानी होगी। आप उतरते वक्त पुराने रास्ते से उतर सकते हैं। यदि आपको उसी दिन अर्धकुंवारी से भवन तक की यात्रा नहीं करनी है तो आप उस दिन अर्धकुंवारी में रुक भी सकते हैं। वहाँ पे आप रूम बुक करके वहाँ पे रुक सकते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की साइट से आपको बुक करना पड़ेगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साइट से जितनी भी सर्विसेज की बुकिंग होती है, ऑनलाइन बुकिंग होती है, उन पर एक डिटेल वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपने चैनल पे बहुत जल्द डालने वाला हूँ, जिससे आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने के बाद आपको तुरंत पता चलेगा। जहाँ जहाँ भी दर्शनीय स्थल आपको मिलेंगे वहाँ पे भोजनालय, शौचालय और क्लॉक रूम की सुविधा आपको मिलेंगी।
साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज भी आपको वहाँ अच्छी तरह से मिल जाएंगी। श्राइन बोर्ड के जितने भी होटल्स हैं उसमें आपको डॉर्मेट्री बेड्स की जो चार्ज होती है वो 100 रुपए से लेकर 250 रुपए तक एसी टू नॉन एसी होती है, जबकि रूम की जो कॉस्ट होती है वो 700 रुपए से लेकर 1750 तक आपको रूम की सर्विस मिल जाती है। दोनों रास्ते में, चाहे वो नया रास्ता हो या पुराना रास्ता हो, दोनों में आपको फ्री लंगर की सुविधा मिलेंगी। पुरानी जो रूट है उसमें आपको गुलशन कुमार जी की टी सीरीज की अपनी लंगर चलती है, उनकी प्राइवेट लंगर है जो आपको फ्री में मुहैया होंगी। और यदि आप नए रास्ते से ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो उसमें श्राइन बोर्ड की अपनी एक लंगर चलती है जिसमें आप फ्री सर्विस ले सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी के भवन के अंदर आपको बेल्ट, कोई चमड़े की चीज या प्लास्टिक की चीज या अपने कपड़े और पैसे छोड़कर बाकी प्रसाद के अलावा और कुछ ले जाने की अनुमति नहीं होती है। तो आपका जो भी सामान बचता है वो आप क्लॉक रूम में रख सकते हैं। क्लॉक रूम की सर्विसेज आपको भवन पे फ्री मिलेंगी और अर्धकुंवारी में भी फ्री मिल जाएंगी। भवन पे स्नानागार भी बनाए गए हैं, वहाँ स्नान कर सकते हैं, आप कपड़े बदल सकते हैं और कपड़े बदल कर लाइन में लगे। आपको ग्रुप नंबर दिया जाएगा, जब भी आपके ग्रुप का नंबर आए आप अपने ग्रुप नंबर से वहाँ दर्शन कर सकते हैं। भवन में दर्शन करने के बाद हमें भैरव घाटी जाना होता है, जिसके लिए फिर 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप वहाँ 100 रुपये का चार्ज पे करके रोपवे से भैरव घाटी जा सकते हैं और उसी 100 रुपये के चार्ज में फिर वापस भवन भी आ सकते हैं। उसके अलावा आप घोड़े खच्चर की सर्विसेज भी ले सकते हैं जो 600 रुपये चार्ज करते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन फिर एक बार पैदल वाला ऑप्शन होता है जो आप पैदल भी जा सकते हैं। हालांकि वो चढ़ाई काफ़ी स्टीफ है, 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की ही चढ़ाई है, लेकिन उसमें आपकी असली परीक्षा होती है। पूरी यात्रा के दौरान आपको 2 जगह प्रसाद की जरूरत पड़ेगी। जो प्रसाद आप श्राइन बोर्ड के भेंट शॉप से ले सकते हैं, जो आपको एक भेंट शॉप भवन पे मिलेंगी और दूसरी भेंट शॉप भैरव घाटी में भैरव बाबा के मंदिर के पास आपको मिल जाएंगी। इस प्रकार से 5 स्थानों पर आप दर्शन करेंगे। पहला दर्शन बाणगंगा, दूसरा दर्शन चरण पादुका, तीसरा अर्धकुंवारी, चौथा भवन पे और 5वां भैरव घाटी। 5 दर्शन हो जाने के बाद हमें वापस कटरा आना होता है। अगर आपकी थकान हो, आप थक गए हो तो भवन पे रुक सकते हैं, वहाँ फ्री सर्विसेज भी है रहने के लिए और पेड सर्विसेज भी हैं जिनको आप प्री बुकिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भैरव घाटी से कटरा आने की। तो आप भैरव घाटी से कटरा आने के लिए रोपवे का यूज कर सकते हैं, जहाँ से आप डायरेक्ट भवन आ सकते हैं। वहाँ से बैटरी कार लेकर आप भवन से अर्धकुंवारी आ सकते हैं और अर्धकुंवारी से आप नीचे कटरा जा सकते हैं। लेकिन वहाँ भैरव घाटी से एक रास्ता डायरेक्ट सांझी छत आता है जो पुराने रास्ते होकर अर्धकुंवारी जाती है और वहाँ से फिर आप नीचे कटरा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको पैदल ही उतरना होगा, लेकिन वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इस प्रकार हमारी संपूर्ण यात्रा वैष्णो देवी की सभी दर्शनों के साथ कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो हमें याद रखनी होंगी। जो भी दवा हम पहले से ले रहे हैं या फिर कुछ ऐसी दवाएं जो वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे दर्द की दवा हो गई, बुखार की दवा हो गई, गैस वगैरह की दवा हो गई, ये दवा हमें अपने साथ कैरी करनी होंगी। यात्रा रूट पर चढ़ाई करते समय सीढ़ियों का प्रयोग न करें। अगर आप फिट हैं तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन हृदय रोगियों के लिए या फिर जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो सीढ़ियों का प्रयोग न करें, उनके लिए खतरनाक हो सकता है। रोपवे की सर्विस सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही चलती है, तो कोशिश करें कि अगर इस बीच आप यात्रा करते हैं भैरव घाटी की, तब आप रोपवे का सर्विस ले सकते हैं या फिर आपको खच्चर या पैदल जाना पड़ेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। चौथी और अंतिम पॉइंट, आप अपने साथ एक बरसाती जिसे रेनकोट कहते हैं और एक टॉर्च जरूर लेकर चलें, क्योंकि वहाँ की मौसम हमेशा बदलती रहती है, कभी भी बारिश हो सकती है और बिजली की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपको रात में यात्रा करनी पड़ती है या फिर यात्रा के समय अंधेरा हो जाता है तो आपकी टॉर्च बहुत ही सही रोल प्ले करेगी। वैष्णो देवी की यात्रा मैं हमेशा करता रहता हूँ, लगभग हर साल करता हूँ, तो बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वहाँ की व्लॉग भी बना कर ले आऊँ और आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँ, ताकि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका आप दर्शन कर सकें, उसे आप लाइव देख सकें, अपने सामने महसूस कर सकें। मुझे आशा है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए जानकारीप्रद होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को पूरी देखें और कमेंट बॉक्स में कम से कम जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।